अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। और इसके बारे में बुरा सोचने वालों को अल्लाह ताला की ज़ात हिदायत दे। आज से अपनी दुआ में ये भी शामिल कर लेते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको सेंड करें। जो आपसे राय मांगी जाए उसका इजहार ज़रूर किया जाए। इमरान खान का जब हर हरबा जो है वो नाकाम हो जाता है तो फिर वो खैबर पख्तूनख्वा को कमज़ोरी बनाने की कोशिश करता है। दबाव का सिलसिला वहीं से शुरू कर देता है। इमरान खान को फैज़ नेटवर्क ने इस तरह के कई प्लान एडवांस में बनाकर दे रखे हैं। अगर एक नाकाम होता है तो दूसरा नाफुजुल अमल कर दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 10 साल से पीटीआई की परफॉर्मेंस ज़ीरो है। अवाम के हालात जूं के तू हैं। लोग वहां से दूसरे लोगों में दूसरे सूबों में रोजगार के लिए जाते हैं। सिंध और पंजाब में आपको पख्तून को बाइज्जत रोजगार जो है वो कमाते मिलेंगे। वो आपके सामने है, आपके हर गली मोहल्ले में जिस तरह के पख्तून हैं वहाँ पे उनके काम है, कारोबार है, स्टोर के मालिक हैं, रेस्टोरेंट के मालिक हैं। हर अच्छे बड़े वो बिजनेस के वो मालिक हैं जहाँ पे बाइज्जत तरीके से वो अपने ही मुल्क में रोजी रोटी कमा रहे हैं, जहाँ पे उनको किसी किस्म का कोई मसला भी नहीं है और किसी किस्म का कोई प्रेशर भी नहीं है। मुख्तात अंदाजे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से ही सबसे ज़्यादा लोग बैरून मुल्क जा रहे हैं। तालीम के हसूल के अलावा इमिग्रेशन की मद में बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद खैबर खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा है। जो इस वक्त पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, वो चाहे इमिग्रेशन की सूरत में जा रहे हैं या वो एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा जो तादाद है एवरेज वो खैबर पख्तूनख्वा से बनती है। सूबे में तारीखी बदइंसामी और करप्शन हो रही है। जब हुकूमत साजी हो रही थी तो तब ही वजारतों के रेट लगना शुरू हो गए थे और पीटीआई के अपने लोग एक्सपोज कर रहे थे। गंडापुर ने करोड़ों में वजारतें फरोख्त की थी। अब जिन्होंने करोड़ों देकर वजारतें हासिल की हैं, क्या वो इस सरमायाकारी से कमाएंगे? नहीं, बिल्कुल कमाएंगे, बल्कि कमा रहे हैं, बल्कि गंडापुर और इमरान खान तक को खिला रहे हैं। ऐसे में अवाम का कोई पूछने वाला कहाँ होगा? कोई पूछने वाला नहीं होगा। दूसरी तरफ आप पंजाब में देखें, आपको हर रोज एक नया प्रोजेक्ट नजर आता है, अवाम की खिदमत होते हुए नजर आती है। आप ज़्यादा ना देखें, सेहत को देखें, आप एजुकेशन को देखें, आप मवासलात को देखें, आपको पंजाब की वज़ीर आला और पंजाब की हुकूमत काम करती हुई नज़र आ रही है। और उसके खाली काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो उसके आउटपुट अब दिनों में नज़र आने शुरू हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में आप देख लें, वहाँ पर इमरान खान को भरा जा रहा है पेट, गंडापुर का पेट भरा जा रहा है। और जो अपनी वजारतों की टकामी तगड़ी बोली लगा के आए हैं उनका भरा जा रहा है। इंतजामी अमूर का आलम यह है कि गंडापुर खुद खवारजियों को भत्ता देकर अपनी सिक्योरिटी कायम रखता है। खवारजी गंडापुर के अपने हलके से बैंक तक लूट कर ले जाते हैं और आवाम जो है वो दहशत गर्दों के ज़ाहिर रहमो करम पर हैं। और ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझने के लिए। जो लोग कुछ हमसे डिसएग्री करते हैं वो ज़रा ख्वाहिश का इजहार करें और जाएं ज़रा केपीके में। ये जिस तरह आप लाहौर जाएं, गुजरांवाले जाएं, साहिवाल जाएं, वो बॉर्डर तक चले जाएं, हरुणाबाद चले जाएं, इधर से बहावलपुर चले जाएं, इधर से आप मंडी ढाबा सिंह चला जाएं, सांगला हिल चले जाएं, शाहपुर चले जाएं, फैसलाबाद से आगे झंग चले जाएं, तो जिधर मर्जी जाएं आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तो इधर ज़रा मुझे अटक से पार करके जितने शहरों के मैंने नाम लिए, इतने लक्की मरवत और ये वो ज़रा होके तो आए, घूम के तो आए, अपनी गाड़ी पे जाएं। और फिर अगर आप अखबार पे नहीं आएंगे तो बताइए, या फिर आपके साथ कोई हादसा ना हो, अल्लाह ना करे ना हो, लेकिन जरा करके तो दिखाएं। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में अवाम की तवज्जो अपनी नालायकी से हटाने के लिए सियासी इशू जो है वो खड़े किए जाते हैं। सियासी शहादत को मंजिल बनाया जा रहा है। इसलिए चंद पुलिस एहलकारों को फौज के सामने खड़ा कर दिया है कि यहाँ से निकल जाएं। दर हकीकत ये मुतालबा गंडापुर का है, सूबे में पीटीआई का है। ये पहले तालिबान को वापस लाए जब फौज ने ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम का ऐलान किया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तेज किए तो तालिबान को मौत नजर आई। उन्होंने गंडापुर के जरिए मुतालबा करना शुरू किया कि अब यहाँ से फौज को निकालो, वरना फिर तुम्हें पता है तुम भी हमारे रहमो करम पर हैं। अब आप खुद समझदार हैं कि अगर फौज को वहां से निकालना जा रहा है तो उसमें किसका फायदा है? सूबे के लोगों का तो नुकसान होगा कि अगर वहां पर तालिबान हैं और इस तादाद में आ गए हैं और वो अब डैमेज कर रहे हैं चीजों को, तो अगर वहां से निकलते हैं, फौज निकलती है, तो नुकसान अवाम का होगा, फायदा किसका होगा? ये एक सवालिया निशान है।
خیر فوج اپنی مرضی سے تو صوبے میں موجود نہیں ہے، صوبائی حکومت نے ہی آرٹیکل 245 کے تحت انہیں طلب کر رکھا ہے، اور گنڈا پور کی کابینہ واپس جانے کا کہہ دے گی تو وہ واپس چلی جائے گی۔ اس میں کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ فوج آپ کو لگتا ہے کہ زبردستی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے؟ کیا فوج لگتا ہے کہ اس صوبے کو فتح کر کے بیٹھی ہوئی؟ نہیں، طالبان سے بچانے کے لیے اور عزم استحکام آپریشن جو ہے اس کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، جو کہ پہلے آپریشن کی طرح نہیں ہے کہ پورے کے پورے علاقے خالی کرائی جائیں گے، ناٹ ایٹ آل، بالکل وہ ان کے پاس انٹیلیجنس کی سپورٹس ہوتی ہیں اور وہ اس پہ جو ہے وہ سارا کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ گنڈا پور جو ہے وہ چند پولیس والوں کو کھڑا کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں، اپنے آئی جی کی پریس کانفرنس سن لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے بغیر صوبے میں جو امن ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن خیر، لیکن اس کے بعد ہوگا کیا؟ ابھی تو طالبان بھتے سے انہیں حصہ دیتے ہوں گے یا پھر سیکیورٹی کی ضمانت دیتے ہوں گے، لیکن طالبان کا موٹیو کچھ اور ہے، وہ بھی افغان طالبان کی طرح اقتدار چاہتے ہیں، اور سب سے پہلے کام جو ہے وہ گنڈا پور کی حکومت پر قبضہ ہوگا۔ اور پھر یہ جو عمران خان صاحب ہے نا، جن کو بڑے محبت اور پیار اور یہ وہ، مطلب پھر عمران خان صاحب کے پاس کیا رہ جائے گا پیچھے؟ خدا نہ کرے کہ وہاں پر اگر طالبان کا قبضہ ہوتا ہے اور حکومت ان کے قبضے میں چلی جاتی ہے، کام تو پھر فوج نہیں آنا ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف والے جا کے لڑیں گے ان کے خلاف ہتھیار اٹھا کر؟ نہیں، پھر آپ نے فوج سے آپریشن کروانا ہے، لیکن وہ بہت لیٹ ہو چکا ہوگا، جس کا نقصان ریاست کو زیادہ ہوگا۔ اچھا سوچیں، اگر ایک صوبے میں طالبان کی حکومت آ گئی تو پورا پاکستان کا وجود کیسے خطرے میں ہوگا؟ اور یہی پلان ہے، اس پلان کے پیچھے خوارجیوں کے غیر ملکی ہینڈلز بھی ہیں، وہ پتہ ہے آپ کو، وہ اسرائیل سے لے کر انڈیا سے لے کر اور بہت ساری ہڈن جو قوتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ ایک دفعہ طالبان کی یہاں پہ کوئی ایسی چیز بنا دیں، اور پھر وہ کہیں دیکھیں جی پوری دنیا کو ایک ایٹامک جو پاور کا مالک ملک ہے وہاں پر طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے، تو وہ ملک کتنا خطرناک ہو گیا ہے، ٹریول نہیں کرنا، قرضہ نہیں دینا، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس پر ہوں گی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو ہو رہا ہے اس پر اگر بات کریں تو 3 دن سے اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے اور مسلسل فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اپنا ذاتی ایجنڈا چلایا جا رہا ہے، جو باتیں پریس کانفرنس میں نہیں کر سکتے وہ اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کی جا رہی ہیں، تاکہ کیس نہ بنے، کیونکہ آپ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہی باتیں اگر کسی اور فورم پر کریں گے تو تنازعات پاکستان کے تحت قومی سلامتی کے اداروں کو ملائن کرنے کا کیس بنتا ہے۔ قانون ساز اسمبلی جیسے مقدس فورم کو گھٹیا مقاصد کے لیے مسلسل استعمال کیا جا رہا ہے، جس کا واحد مقصد اسٹیبلشمنٹ کو زیر اثر لانا ہے، پریشر میں لانا ہے، تاکہ عمران خان کے مطالبات مانے جا سکیں۔ عمران خان چاہتا ہے کہ فوج اب مجھ سے مذاکرات کے لیے نمائندہ مقرر کرے، ڈیل کرے، اور فوج اس پر راضی ہو جائے جو عمران خان چاہتا ہے۔ کیا اسی اسمبلی نے خیبر پختونخوا کے عوام کے مسائل پر کسی دن 3 گھنٹے تک اجلاس بلایا ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ ان کا واحد مقصد فوج کو خیبر پختونخوا پولیس کی طرح ذاتی ملیشیا بنانا ہے۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیں، عمران خان جیل میں اپنے لوگوں کو کئی بار کہہ چکے ہیں کہ مجھے پاکستان میں مسلسل انتشار چاہیے، مجھے امن پاکستان میں نہیں چاہیے، کیونکہ پاکستان میں اگر سیاسی استحکام پیدا ہو گیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے، ہمارے لیے پیچھے کیا بچے گا۔ اب ذرا بڑی خبروں پر بات کرتے ہیں۔ آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی کے پاؤں سے زمین نکلی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بھی اہم تفصیل سامنے آئی ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق نظام انصاف اور عدالتی اصلاحات سے متعلق 22 ترمیم کے پیکج کو اتوار کے روز پارلیمنٹ سے منظور کروانے پر غور شروع ہو گیا ہے۔ پارلیمنٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم آفس کی جانب سے کسی بھی حکومتی رکن کو کل اجلاس میں شرکت کے حوالے سے پیغام نہیں بھیجا گیا۔ اسی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ خفیہ رکھنے والے آئینی پیکج کو اتوار کے روز منظور کروایا جانے کا زیادہ امکان ہے۔ اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے حکومت اتحادیوں کو صرف قانون سازی کا علم ہے، تاہم انہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئی۔ اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ججز کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے اتفاق نہیں ہو سکا، اس لیے طے پایا ہے کہ چیف جسٹس کی تقرری اسی طریقے سے کی جائے جیسے آرمی چیف کی جاتی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ قانون کے بعد 5 سینئر 3 ججز کی سمری وزیراعظم کو ارسال کی جائے گی، جس میں وہ ایک کو چیف جسٹس بنانے کی منظوری دیں گے۔ اس کے علاوہ ججز کی تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی جوڈیشل کمیشن کو مشترک کر دیا جائے گا، جہاں حتمی طور پر ججز کی تقرری کو فائنل کر لیا جائے گا۔ حکومت کا موقف ہے کہ سینئر جج کو چیف جسٹس لگانے سے قبل ہی لابنگ شروع ہو جاتی ہے، اس لیے ترمیم ضروری ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ترمیم میں ہائی کورٹس کے تبادلے پر بھی اتفاق ہو گیا ہے۔ اچھا، یعنی اب جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس بننا کافی مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ 5 سینئر ججوں میں سے کوئی چیف جسٹس بنے گا، اور وہ بھی ہو سکتا ہے جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین بھی۔ دوسری طرف ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے، جوڈیشنل کمیشن نے ہائی کورٹس میں 3
सीनियर जजों में से एक को चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी दे दी है। यूं जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बनते हुए नहीं दिखा रहे। बस मेरे ख्याल में मोटा मोटा भी है, वाजह भी है। वक्त के साथ साथ जो कवानीन है वो बदलते हैं, उनमें बेहतरियां आती हैं। तो इसी को भी इसी तरह समझा जाए, किसी एक शख्स के लिए या मौजूदा हुकूमत कुछ अपने फायदे के लिए नहीं। अगर ये कहा जाए तो फिर 73 का जो आइन है वो क्या उन सियासतदानों ने अपने लिए लिखा था, कौम के लिए लिखा था? तो आज भी अगर असम्बली में अक्सरियत है और वो कुछ कानून तब्दील करना चाहते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। एक और बौखलाहट में गलती इमरान खान की, पहले वो मुजीबुर रहमान बन गया था, कौम को बताता था कि वो मुजीबुर रहमान है, उसके साथ और उसकी पार्टी के साथ जुल्म हो रहा था या जुल्म हो रहा है। मुजीबुर रहमान ने बंगालियों के साथ जुल्म पर आवाज़ उठाई, ये उसका दावा था। और इमरान खान यूथियों के लिए आवाज़ उठा रहा है कि यूथियों के साथ जुल्म हो रहा है। और तो वो, लेकिन उन्होंने जो नई चीज़ डाली है, उन्होंने कहा जी याह्या खान, आर्मी चीफ को याह्या खान बना दिया गया है। और कहा जा रहा है, इमरान खान साहब जो है वो बता रहे हैं, उन्होंने जो ट्वीट एक लंबा चौड़ा किया, पूरा पढ़ना आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और उसमें मैं क्या पढ़ूँ आपके लिए, पुरानी बेहुदा गुफ्तगू उसमें इमरान खान साहब की। पर उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त मुल्क में याह्या खान 2 है। उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आर्मी जो आसम मनीर साहब हैं, उनको याह्या खान 2 बना दिया है। और उस वक्त जो याह्या खान ने जुल्म किए थे, अब वो जाहिर है अयूब खान का नाम नहीं लेता, क्योंकि उसका जो अयूब खान का जो पोता है वो इस वक्त उनकी जमात का बड़ा लीडर है, अपोजिशन लीडर उसकी तरफ से। तो अब वो डायरेक्ट याह्या खान का नाम लेता है और ना ही वो नियाजी का नाम लेता है, बांग्लादेश बनाने वाले का। तो इस वक्त उन्होंने जो जनरल आसम मनीर साहब हैं उनको याह्या खान बना दिया। पाकिस्तान तोड़ने के लिए इंतहाई घटिया और ख़तरनाक ट्वीट की है, जिसके बाद हुकूमत ने सख्त रद्दमल दिया। बताया जा रहा है कि इस मामले पर भी एक बगावत का मुकदमा बनाया जाएगा। और कल ही एफए की एक टीम ने इमरान खान से तफ्तीश भी शुरू कर दी है। मतलब कि आज भी जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो कोई ख़ास जिसे कहते हैं ना कि आपको पता है वो वज़ीर आज़म है भाईजान अगला, आज भी वज़ीर आज़म है अगले दा, तो तावन वाली गल बात है कोई नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की जो इस वक्त हुकूमत है, क्यों अपने अवाम की खिदमत करने की तरफ उनका कम ध्यान है और लड़ाई झगड़े की तरफ ज़्यादा है? क्या वजह है कि खैबर पख्तून की हुकूमत जो है वो अपने लोगों को वो तमाम सहूलतें या वो तमाम चीज़ें या वो तमाम तरक्कियाँ, वो जो तमाम अस्पतालों से लेकर, अब हमारे साथ किसी प्रोग्राम में कोई बैठे हों, उनसे सिर्फ एक सवाल कर लें कि केपी में नई अस्पताल का नाम बता दें, उनसे नहीं बताया जाता। तो क्या वजह है, क्यों लड़ाई करता है हर वक्त अली अमीन गंडापुर? अगर उन्होंने, अल्लाह की ज़ात ने उन्हें ये ओहदा दे दिया है, तो वो क्यों खिदमत की तरफ नहीं आते? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें। इस पर भी ज़रूर कमेंट करें। आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा